नमस्कार। इस देश में आम नागरिक को न्याय मिलना ये कितना दुभर है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन न्याय पाने के लिए गुहार करना कितना मुश्किल है यह भी समझ लीजिए। मेरा मतलब है न्याय पाने के लिए गुहार का तात्पर्य है एफआईआर दर्ज करना। इसके पहले कि हम इस विषय पर आपसे बात करें, राहुल गांधी जी का ये वीडियो देख लीजिए। कैसे हैं जी आप? नमस्कार नमस्कार। ये भैया एफआईआर है, ये फाइल करना है। इनको छर्रे लगे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ आए थे, इनकी माँ आई थी, ये आई थी, ये लॉयर है इनकी। ये जो प्रोटेस्ट में गोली चली थी उसमें इसको लगी है, तो ये एफआईआर फाइल करना चाहते हैं, तो ये कर दीजिए प्लीज। सर ये क्राइम ब्रांच में हो चुकी है? नहीं सर, नहीं हुई है सर। वी हैव गॉन टू क्राइम ब्रांच। उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट इधर देनी पड़ेगी, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द क्राइम ब्रांच, यू हैव टू टेक द कंप्लेंट एटलीस्ट। नहीं करिए करिए, जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए आप हमें इस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के। परमिशन क्या लेनी है आपको? ये वीडियो कहीं और का नहीं, देश की राजधानी और देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे हाई प्रोफाइल थाना संसद मार्ग का है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का है। ये वीडियो आपने देख लिया। नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के दूसरे दावेदार राहुल गांधी के लिए, उनके जैसे व्यक्ति के लिए एफआईआर दर्ज कराने में जब दसियों घंटा लग जा रहा है, तो और हमारे आपके जैसा आदमी जब थाने में एफआईआर कराने जाएगा तो उसका क्या हासिल हो। संजोग से कल एक और घटना घटी। कल हम पटना के एक मॉल में कुछ अपने लिए सामान खरीदने गए और फिर गए तो हुआ कि वहीं पर बैठ करके चाय कॉफ़ी कुछ पिया जाए। तो एक सज्जन से मुलाकात हुई। संजोग से वो हमको जानते थे, मेरे वीडियो को देखते थे, तो मेरे पास आए और उन्होंने अपनी घटना घटित जो हुई उसको बताया। उसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक दो दिन पहले वो अपनी गाड़ी से कहीं गए हुए थे, वो कुछ काम करते हैं, अपना व्यापार वगैरह करते हैं, तो रोड पर पानी बढ़ गया। अभी बाढ़ है, आप देख रहे हैं पूरा सब जगह, जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ डूब रहा है। तो बोले कि हम जाने के क्रम में रोड पर पानी आ गया, लेकिन मेरा जाना जरूरी था तो वहाँ से गया, फिर लौटने के क्रम में वो रोड कट गया। तो चूँकि अब उधर उन्हीं के अनुसार वो रात में रह नहीं सकते थे, तो गाड़ी को किसी तरीके से वो निकाले, तो उनका जो आगे का नंबर प्लेट था वो पानी में बह गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आजकल रहता है। तो फिर उन्होंने बात किया किसी से उन्हीं के शब्दों में, तो उसको बताया गया कि इसमें एफआईआर करना पड़ेगा, तब वो वहाँ से आएगा तो फिर आपको ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाना पड़ेगा। तो वो थाने में अपना गए, बोले कि बोला एफआईआर ले लीजिए। थानेदार वहाँ नहीं था, जो बैठा हुआ था एएसआई या जमादार या मुंशी जो भी हो, उन्हीं के शब्दों में उसने कहा कि बड़ा बाबू नहीं आता थाना कैसे एफआईआर कैसे होगा। तो बोले कि भाई एफआईआर बड़ा बाबू नहीं आएंगे तो कैसे होगा, एफआईआर नहीं होगा, हम सिक्योरिटी प्लेट नंबर नहीं लेंगे तो हम कैसे चलाएंगे। बोले आप जानिए, बड़ा बाबू आएंगे तब होगा, एक में नंबर पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब आप रिसीव कर लीजिए ना, रिसीविंग दे दीजिए, हमको नंबर दे दीजिए, डायरी नंबर, हम चले जाएंगे, इसी मेरा हो जाएगा। चूँकि आपको खोजने के लिए तो कह नहीं रहे हैं, यहाँ तो चोरी होने के बाद कुछ नहीं, आप लोग सामान नहीं खोज पाते हैं, आदमी किडनैप हो जाता तो नहीं खोज पाते हैं, तो सिक्योरिटी प्लेट क्या खोजिएगा। और हम खोजने के लिए भी नहीं बोल रहे हमको। वो कहा कि नहीं भाई सब सवाल नहीं है, 4 दिन 5 दिन से पहले नहीं मिले। बोले कि सर हमको लगा कि पैसा दे के करा ले, लेकिन फिर हम नहीं कराया, तो फिर अगले दिन स्टाफ को हम भेजेंगे। और वो कायदे से वहाँ बताया थाना में दलाल कि 500 रुपया दीजिएगा तो तुरंत दे देगा। ये हालत है। मैंने 2 स्थिति बताई, एक देश के सबसे बड़े, आज के तारीख में सबसे बड़े नेताओं में से एक और नेता प्रतिपक्ष देश का, उसको एफआईआर कराने में 10 घंटा लगता है, और एक आम आदमी की बात मैंने बता दिया। इस थाने के अंदर जो घटनाएं हुई इस वीडियो में आपने देखा होगा। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग घटना ये घटी कि थाने में अमित शाह का फोटो लगा हुआ। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? ये मुझको आज तक नहीं समझ में आया कि साहब थाने में अमित शाह का फोटो क्यों लगेगा। ज़्यादा ज़्यादा प्रधानमंत्री का लग सकता है। वैसे बिहार सरकार में पुराना सब सर्कुलर है, उसके अनुसार सरकारी ऑफिस में सिर्फ गांधी जी की तस्वीर लगती है। अब लोगों ने अंबेडकर जी और बहुत लोगों का लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन कायदे से तस्वीर सिर्फ गांधी जी की लगती है।
बहुत आप खुश हैं, बहुत बड़े चाटुकार हैं, तो प्रधानमंत्री का लगा, ये गृह मंत्री का क्यों लगेगा? तो उन्होंने पूछा राहुल गांधी कि आपके एसएचओ अमित शाह हैं क्या? अमित शाह चलाते हैं थाना, लेकिन हकीकत तो यही कि वही चला रहा है। तो अब तो आलम यह है कि सरकारी कार्यालयों में हमने कई बार देखा है लोगों को जो आरजेडी समर्थित हैं, वह अब तो नहीं, अब तो चूंकि वो फंस जाएगा। जब सरकार थी तो सबका फोटो लगाए हुए था, कांग्रेस का रहेगा तो वो अपना आका का लगा देगा। और यहाँ पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि मुख्यमंत्री का लगा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी का लगा था, अमित शाह का लगा हुआ था, किसी का लगा देगा, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की तस्वीर रहती है और किसी की तस्वीर नहीं रहती है। बहरहाल तो ये घटनाएं हुई। अब हम आपको बता देते हैं एफआईआर के संबंध में 5 चीज याद रखिए। एफआईआर नहीं लेगा तो आपको क्या करना चाहिए और क्या अधिकार है नागरिक। पॉइंट नंबर 1, मेरे हाथ में ये BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसकी धारा 173 ये कहता है कि एफआईआर इज मैंडेटरी इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराधों में एफआईआर मैंडेटरी। जिस लड़के को पैलेट गन से गोली लगी है, साहिल उसका नाम बताया जा रहा है, अखबार की कटिंग आप देख लो। गंभीर चोटें लगी हैं, उसको आंख में चोट लगा है, बदन में 200 छर्रे घुसे हुए हैं, पैलेट गन मतलब छर्रा लगा होगा, तो ये एक संज्ञेय अपराध है, उसका एफआईआर मस्ट था। लेकिन एफआईआर नहीं करना, नहीं डिनाई अगर कोई करता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 2014 में एक डिटेल गाइडलाइन है, ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि संज्ञेय अपराध में एफआईआर करना, एफआईआर का आदेश देना, एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाना, ये मस्ट है, मैंडेटरी है। मैं आपको फिर एक वाकया बताता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, बहुत सीनियर चीफ सेक्रेटरी रहे, तो उनको फर्जी तरीके से फंसाने की एक साजिश हुई। बहुत पहले, मुझको लगता है कि संभवतः 2010, 11, 12 वगैरह की घटना रही होगी। उस साजिश में तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित बहुत लोग इन्वॉल्व। अभी उस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा। तो वो अधिकारी और फिर उसमें कुछ पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व था जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, फर्जी कथित रूप से बयान ले लिया, फर्जी तरीके से उन पर मुकदमे के सैंक्शन दिए गए। तो वो एफआईआर दर्ज करने गए, थानेदार ने ही लिया। दलील क्या दिया? कहा कि अंग्रेजी में लिखा हुआ हमको नहीं आता पढ़ने, हम अपने साहब लोग से पूछे। अरे भाई, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिसीव इट एंड यू हैव टू गिव ए डायरी नंबर। आप सेक्शन वगैरह बाद में भी लगा सकते हैं। लोगों को एक भ्रम है कि जैसे एफआईआर देंगे उसमें सेक्शन लगना चाहिए। नो, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मींस गिविंग ए डायरी नंबर। ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो पुलिस स्टेशन कैन डिनाई रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब देश की राजधानी में, देश के सबसे प्रतिष्ठित पुलिस स्टेशन में, देश के सबसे प्रभावशाली लोगों के द्वारा जब मुकदमा दर्ज न हो तो ये चिंता का विषय है कि फिर किसका मुकदमा दर्ज होगा। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। जैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि साहब वो तो कैमरा में फोटो खिंचाने के लिए गए थे, गए होंगे, हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप एफआईआर दर्ज कर देते हो तो उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। आपको किससे पूछना था? किसी से पूछने की जरूरत है क्या? देयर इज नो नीड टू आस्क एंड सीक डायरेक्शन फ्रॉम एनीवन इन दिस रिगार्ड। सेक्शन 173 रेड विथ ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ ली। दूसरा चीज एफआईआर के संबंध में, ये जो थाना में बैठा हुआ था लोग, कहा कि तो क्राइम ब्रांच का है। क्राइम ब्रांच में हो चुकी है क्या है? नहीं सर, नहीं हुई। सर, वी हैव गॉन टू क्राइम ब्रांच। उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट इधर देनी पड़ेगी, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द क्राइम ब्रांच, यू हैव टू टेक द कंप्लेंट एटलीस्ट। यू कैन नॉट डिनाई इट। नियम कहता है, 0 एफआईआर का रूल बन चुका है। 0 एफआईआर का मतलब कि मेरे साथ घटना दिल्ली में घटती है, मैं पटना में एफआईआर करा सकता हूं और थानेदार इस बात को लेकर के एफआईआर डिनाई नहीं कर सकता है कि चूंकि घटना दिल्ली में घटी। आप रजिस्टर करके केस को भेजिएगा, आप तो नेशनल ग्रिड बन गया है। ये 0 एफआईआर। अब आप सोच के देखिए, देश के सबसे प्रतिष्ठित थाने में बैठा हुआ ऑफिसर ये बोलता है कि नहीं, ये क्राइम ब्रांच में जाइए। नॉनसेंस। तो कहता है द ऑफेंस अकर्ड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी an excuse of not registering FIR। 0 FIR प्रिंसिपल है। FIR के संबंध में तीसरी बात, FIR करने जाइएगा तो कहेगा इस पर तो हम इंक्वायरी करेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो कर सकता है। और आपको बताते चले कि साहब FIR का मतलब थोड़ी हुआ कि वो थानादार FIR एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब जो आप लिख के दे रहे हैं वो सही है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय। और कहता है कि यदि इवन इफ
थानेदार को, एसएचओ को लगता है या पुलिस अधिकारी को लगता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है, जो कि एक्सेप्शनल होता है, तो उसको भी 7 दिन के अंदर पूरा कर लेना है, और 7 दिन से ज्यादा होगा तो फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। चौथा, एक और चीज कि अगर थानेदार एफआईआर डिनाई करता है तो आप एसपी को भेज दीजिए चिट्ठी। सेक्शन 173(4) में इसका प्रावधान है, आप भेज दीजिए। अगर वहां भी नहीं होता है तो फिर कंप्लेंट केस फाइल होता है मजिस्ट्रेट के। एफआईआर के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। एफआईआर का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट नहीं होता। जैसे फर्ज कीजिए कि मेरे ऊपर किसी ने एफआईआर दर्ज कर दिया, काक साहब इन्होंने हत्या किया है, और वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। दिस सिंपली डज नॉट मीन कि हम हत्यारा हो गए। एफआईआर इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट। एफआईआर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का पहला स्टेप है। इस संबंध में एक इशू है, उसको हम बताते चले, यदि मुझे ठीक से याद हो, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर 2021, कभी मौका मिलेगा तो उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बट एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज ए मस्ट। नो पुलिस ऑफिसर कैन डिनाई दिस, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ट्रिगर्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को वो ट्रिगर करता है मात्र। एक बार लोगों को समझ में नहीं आता, वही कहना है कि फर्जी केस है, यू हैव टू रजिस्टर। आप इन्वेस्टिगेशन करके उसको फॉल्स कर दीजिए। अब कहिए ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है, सामान्य मामलों में, राहुल गांधी का तो मामला बिल्कुल अलग था, पॉलिटिकल आकाओं का आदेश प्राप्त करना, भाई उसमें एफआईआर का मतलब अब हो गया कि विल हैव टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। आप उसको ट्रू करना पड़ेगा या फॉल्स करना पड़ेगा। फॉल्स करेगा तो कोर्ट में जाएगा किस आधार पर आप फॉल्स किए, और ट्रू करेगा तो चार्जशीट सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए वो आनाकानी कर रहा। लेकिन अन्य मामलों में ऐसा क्यों होता है तो आपको देखिए, अजीब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसी थाने के एसएचओ के परफॉर्मेंस को आंकने का और उसको एप्रिसिएट या रिप्रीमांड या पनिशमेंट देने का आधार नंबर ऑफ एफआईआर्स हो गया। दुर्भाग्य से पार्लियामेंट में बहस देखिएगा, बिहार में विधानसभा में बहस देखिएगा, तो यहाँ का तो महान राजनेता लोग, अब इतना % कम एफआईआर दर्ज हुआ। अरे कोई बड़ाई वाला बात है? तो होता क्या है कि थानेदार सोचता है कि बाप रे बाप, ये महीना में 40 को एफआईआर हो गया, अब ज्यादा हुआ तो एसपी साहब हमारा बुखार छोड़ा देंगे। ये परसेप्शन ही गलत है। 40 नहीं 400 हो जाए, पीपुल शुड हैव एक्सेस टू द पुलिस स्टेशन। और प्रोविजन है, अगर किसी ने गलत एफआईआर किया है, गलत आरोप लगा, तो उस पर तो प्रोविजन है ना, 148 में चला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि अब दुनिया भर में चीजें बदल रही है, और इस देश में इस बात को लेकर के मांग हो रहा है कि गलत आरोप लगाने, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गलत फंसाने या झूठा आरोप दायर करने, फर्जी कागजात बनाने आदि में कठोर कानून की आवश्यकता है। और इस बीएनएस में उतना कठोर प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो ये जो थानेदार चार्जशीट करता है और कोर्ट उसको बरी कर देता है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए पर्याप्त, बिना साक्ष्य के। और ये कौन नहीं जानता है कि फर्जी केस में फंसा देता है, किसी का नाम डाल देता है। अभी आपने देखा ना, गोपालगंज का मामला है, विनय कुमार तिवारी एसपी है, मैं उनको बधाई देता हूँ, यंग ऑफिसर है, अच्छा काम उन्होंने किया है। एक थानेदार कुछ लोगों को पकड़ के बंद किए हुए था, बगैर कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए अवैध रूप से हैबियस कॉर्पस का मामला है, उसको रखे हुए था और उससे पैसा का लेन देन चल रहा था। उसके नंबर को सर्वेलेंस में डाला गया तो मालूम हुआ कि बाहर में किसी को पैसा देने के लिए बोल रहा अपने दलाल को, उसको जब पैसा मिल गया तो इसको छोड़ दिया। विनय कुमार तिवारी ने उस थानेदार को आइडेंटिफाई किया, उसको पिक किया, उस पर एफआईआर किया और उसी थाने से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक अच्छी पहल। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ 2-3 चीज़ कहना चाहूँ। किसी भी देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम या कोई भी देश कितना डेमोक्रेटिक है, कितना डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, वाइब्रेंट है, वह 2-3 चीज़ पर निर्भर करता है, गवर्नेंस और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के दृष्टिकोण से। पहला कि वहाँ न्याय कितना सुलभ, कितना त्वरित है और कितना निष्पक्ष। इस दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का यदि रैंकिंग हो पूरी दुनिया में तो ये रवांडा, सोमालिया, नाइजीरिया, इथोपिया, सूडान
आदि के रैंक में खड़ा हो जाएगा। इस देश का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह का अप्रोच देख लीजिए। आपको और हमारा मुकदमा हो तो 20 बरस आएगा नहीं लिस्ट पर, और क्रिकेट का मैच कब हो, रात में डालिएगा, रात में सुनवाई हो जाएगा। एक समय था आतंकवादियों के फैसले, आतंकवादियों पर सुनवाई के लिए रात में कोर्ट खुल जाते थे, और 40 साल से लोग जेल में बंद है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो देखते हैं पटना हाई कोर्ट में, और इसी में दलाली लगा हुआ है। हमारा केस आ जाए लिस्ट पर, इस पर दलाल सक्रिय है। तो पहली चीज यह है कि न्याय कितना त्वरित, कितना सुलभ, सस्ता और निष्पक्ष, और दूसरा न्याय मांगने की प्रक्रिया कितना आसान हो, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इस दृष्टिकोण से अन्य राज्यों की तरह बिहार में या पूरे देश में जो दुर्गति है उसकी कोई सीमा नहीं, उसका चित्रण नहीं किया जा सकता। आज भी आज़ादी के 80 साल के बाद इस देश में कोई भी शरीफ आदमी और विशेषकर महिला थाने की दहलीज पर जाने से डरती है। थाने में अक्सर जाता कौन है? थाने का दलाल। हर थानेदार एकाध अपवाद को छोड़कर दलाल पाले हुए है। चौकीदार लोग जो बहाल हुआ, ग्रामीण पुलिस जिसको बोलते हैं, अंग्रेजों ने ग्रामीण पुलिस का कॉन्सेप्ट, चौकीदार का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया था कि वो लोकल होता था, वो आसूचना यानी इंटेलिजेंस गैदर करेगा। और कुछ एक अपवाद को छोड़कर थानेदारों ने, जब ये ग्रामीण पुलिस का इसको मिल गया दर्जा, थानेदार या अन्य पुलिस अधिकारी चौकीदारी से 2 ही काम कराता। पहला, घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन बासन, सब्जी लगाओ, या फिर उन चौकीदारों से दलाली वसूलवाता है। यही काम रह गया है। इस स्थिति में कब सुधार होगा, कैसे सुधार होगा, समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिनको सुधार करना है, लेजिस्लेचर, पॉलिटिशियन, उसको समझ में नहीं आता है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और जिससे उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो खुद कॉलेजियम सिस्टम और दलाली के ऐसे चंगुल में फंस गया है जहाँ से निकट भविष्य में निकलता हुआ दिखता नहीं। इसी उम्मीद के सहारे आप भी रहिए और हम भी रहें। नमस्कार।